नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आज आपके लिए लेकर आई हूँ नेट परीक्षा में सम्मिलित कहानी विधा की कुछ कहानियां। आज हम लोग देखेंगे जो राजेंद्र वाला घोष या कहें बंग महिला की कहानी। जो दो कहानियां हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं, हम उनको संक्षिप्त रूप में समग्र देखेंगे। तो इसमें हम अंदर क्या देखेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं। पहली कहानी हम लोग देखेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कहानी की रूपरेखा कैसी है, कहानी की विशेषताएं क्या हैं और कहानी का समग्र विश्लेषण संक्षिप्त रूप में हम और साथ ही साथ पात्रों के कथन भी देखेंगे। दूसरी कहानी हम देखेंगे इस वीडियो में दुलाई बाली। ये भी राजेंद्र वाला घोष की कहानी है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कहानी की रूपरेखा, कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनको देखेंगे और कहानी का जो क्षेत्र और देखेंगे और साथ में जो है उसका समग्र विश्लेषण जो है वो देखेंगे। कहानी के जो प्रमुख कथन हैं उनका वर्णन भी हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से कथन कहानी में से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे लेखिका का संक्षिप्त परिचय महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे जो राजेंद्र वाला घोष से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। हमारी पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, इसकी जो लेखिका है वो राजेंद्र वाला घोष या बंग महिला है। तो बंग महिला कहें या राजेंद्र वाला घोष कहें, ये जो है पहली लेखिका है जिन्होंने साहित्य लिखा है, कथा साहित्य। तो इनकी कहानी है ये चंद्रदेव से मेरी बातें। विधा क्या है, तो ये जो विधा है ये कहानी है, हम कई बार बोल चुके हैं। अगला कथन है कि यह कहानी पहली बार कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो यह कहानी पहली बार सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। तो चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी रचना है, राजेंद्र वाला घोष की। ये कहानी पहली बार कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। आगे इसकी विशेषता देखते हैं, जो रूपरेखा है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है। तो हिंदी की पहली कहानी जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है कौन सी है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें हैं। अगला तथ्य है यह पहली राजनीतिक कहानी है। तो पहली हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है, तो चंद्रदेव से मेरी बातें। अगला तथ्य है इस कहानी में जो चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है इसमें लॉर्ड कर्जन को प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक रूप में कही गई बातों का वर्णन किया गया है। जो लेखिका है राजेंद्र वाला घोष, उन्होंने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के माध्यम से लॉर्ड कर्जन को प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक रूप में जो है वो एक तरीके से व्यंग्य कहे हैं। तो ये जो कहानी है ये लॉर्ड कर्जन पर आधारित है। अगला देखते हैं, कहानी के केंद्र में मुख्य रूप से अर्थनीति एवं राजनीति है। जो भारत की उस समय की जो व्यवस्था थी तो उसमें जो अर्थनीति और राजनीति थी, जो लॉर्ड कर्जन ने ये मतलब बंगाल विभाजन वगैरह जो कराया था उसमें जो अर्थनीति और राजनीति जो उसकी अपनी राजनीतियां थी उनका वर्णन भी राजेंद्र वाला घोष ने इस कहानी में किया है। आगे है, कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक है। जो राजेंद्र वाला घोष ने जो कहानी में जो भी बातें कही हैं वो व्यंग्यात्मक ढंग से कही हैं, प्रतीकात्मक रूप में तो कही हैं, साथ में व्यंग्यात्मक ढंग से कही हैं। आगे है, इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा, विदेश में व देश में यहाँ पर है व देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ मानवीय व्यवहार का चित्रण किया गया है। तो राजेंद्र वाला घोष ने कहानी में देश की जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी, देश की जो दशा थी, जो आर्थिक अभाव से या सामंती परिवेश से जो हमारा देश घिरा हुआ था अंग्रेजों से या ये जो कर्जन वगैरह थे इनसे, तो उनकी आर्थिक उस समय की आर्थिक दशा और देश में जो उस समय बेरोजगारी फैल रही थी क्योंकि गोरों को रोजगार मिल रहा था
और भारतवासी जो भारतीय मूल थे उनको रोजगार नहीं मिल रहा था। तो उससे फैलती बेरोजगारी और साथ में नारी के साथ जो मानवीय जो कुछ परिवर्तन हो रहे थे, जो कृत्य हो रहे थे उनके पास में कुकृत्य, तो उनका वर्णन भी राजेंद्र वाला घोष ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कहानी में लॉर्ड कर्जन तत्कालीन समय में भारत के वायसराय थे। उन्होंने भारत में बंगाल विभाजन का कार्य किया था। तो आप सभी जानते हैं जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने उस समय जो है भारत के वायसराय थे और इन्होंने ही भारत में बंगाल विभाजन का कार्य किया था जो 1905 में हो गया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था। लॉर्ड कर्जन भारत में अनेक अपने पद पर बने रहना चाहते थे, पर यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी। जो लॉर्ड कर्जन हैं, ये 2 बार हमारे यहाँ वायसराय बने थे। उसके बाद में ये चाहते थे कि मैं यहाँ पर रहूं, लेकिन जो भारतीय जनता थी वो इनको पसंद नहीं करती थी। वो नहीं चाहती थी कि लॉर्ड कर्जन हमारे देश में वायसराय बने रहें। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाए गए कमीशन एवं मिशन पर भी व्यंग्य किया गया है। लेखिका ने जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बनाए गए कमीशन थे या जो भी मिशन उस समय जो शुरू किए गए थे, वो शिक्षा को लेके या आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी जो मिशन शुरू किए गए थे, उन पर भी लेखिका ने व्यंग्य किया है और कहा है कि यह मिशन किसी भी भारतीय को पसंद नहीं थे। लेखिका का मानना है कि लॉर्ड कर्जन ने जो कमीशन या मिशन बनाए थे वो भारतीयों को पसंद नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। लेखिका चंद्रदेव को भारत भ्रमण का निमंत्रण देती है। तो कहानी में जो चंद्रदेव है प्रतीकात्मक रूप से उन्हें लेखिका भारत भ्रमण का यह कहती है कि आप भारत घूमने आ जाइए। भ्रमण यानी कि आप यात्रा करने आ जाइए, घूमने आ जाइए, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूं। और आगे कहती है कि यदि समय की पाबंदी हो तो केवल राजधानी कोलकाता का ही भ्रमण जरूर कर लीजिएगा। जो लेखिका है वो चंद्रदेव से कह रही हैं कि यदि आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है आपके पास, तो आप पूरे भारत का भ्रमण ना करके, पूरे भारत की यात्रा या भारत में ना घूम के आप सिर्फ जो भारत की राजधानी है कोलकाता, उस समय भारत की राजधानी कोलकाता थी, आप वहीं पर आ जाइए क्योंकि लॉर्ड कर्जन वहीं का वायसराय थे और वहीं की जो अर्थनीति, राजनीति या जो भी विसंगतियां थी उनको वो वहीं पे चित्रित कराना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई हर चीज जैसे कि विश्वविद्यालय, ईडन गार्डन, कल कारखाने, फोर्ट विलियम कॉलेज आदि की तुलना भगवान के सभी समान चीजों के साथ व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर बंग महिला ने जो है जो भगवान के खाने पीने या बाकी की जो चीजें हैं देवत्व रूप के, तो उनके मतलब उन्हीं चीजों के प्रतीक के रूप में इन्होंने यहाँ पर जैसे विश्वविद्यालय वगैरह का वर्णन किया है लेखिका ने। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देश में फैली प्लेग महामारी का भी वर्णन किया गया है। जो आपकी बंग महिला है उन्होंने उस समय जब देश में प्लेग की महामारी फैल रही थी उसका वर्णन भी इस कहानी में किया है और वो बताती हैं और बताया गया है कि यहाँ के बड़े बड़े चिकित्सक उसका इलाज तक नहीं खोज पाए हैं। और लेखिका का कहना है जो अंग्रेज राज उस समय था स्थापित यहाँ पर, तो वो कहना चाह रही हैं कि उस समय यहाँ पर बड़े बड़े चिकित्सक हैं, लेकिन वो भी जो प्लेग जो महामारी फैल रही है इसके उपचार की, मतलब इसके इलाज का या उपचार की कोई खोज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आप आ जाइए। आगे बढ़ते हैं। आगे और भी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। आगे कह रही है, आगे है लेखिका कहानी। लेखिका जो है वो कहानी में शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। लेखिका ने यहाँ पर जो है शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष किया है और शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए इस कहानी में लेखिका क्या कहती हैं कि धनवंतरी यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट कुछ चिकित्सा संबंधी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, उन्हें भी यहाँ लेते आइएगा। तो देखिए लेखिका व्यंग्य में कितना तीखा व्यंग्य कर रही हैं। तो राजेंद्र वाला घोष कह रही हैं कहानी के माध्यम से, क्षमा कीजिएगा यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जो है आपकी चिकित्सा व्यवस्था है।
वो प्रिंट में गलती हो गई है, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था है, क्योंकि जो धन्वंतरी है वो चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है। तो लेखिका कह रही है कि धन्वंतरी यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट हैं, यानी उनके आसपास हैं, कुछ चिकित्सा संबंधी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, यानी कि वो भी जो यहाँ के वर्तमान के जो डॉक्टर हैं उनसे, जो धन्वंतरी आपके वैदिक युग के हैं, तो उनसे मतलब वो भी यहाँ पर आके आज के जो डॉक्टर हैं इनसे कुछ शिक्षा ले सकेंगे और कुछ उनसे नई जानकारियां जान सकेंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा, आप जो डॉक्टर हैं उनको भी ले आइएगा, धन्वंतरी जो है आप उनको भी ले आइएगा और यहाँ के डॉक्टरों से वो कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो यहाँ पे दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। लेखिका ने कहानी में चिकित्सा व्यवस्था पर कटाक्ष किया है और वो कह रही हैं कि धन्वंतरी यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट कुछ चिकित्सा संबंधी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, उन्हें भी ले आइएगा। तो ये लेखिका ने चिकित्सा व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है लेखिका ने शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। लेखिका ने वहां चिकित्सा व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए धन्वंतरी को बुलाया था और देखते हैं शिक्षा व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए किसको बुलाती हैं। तो लेखिका कह रही हैं कि यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देख चित्रगुप्त जी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो वो कह रही हैं कि यहाँ पे जो इंडियन पीनल कोड की जो धाराएं हैं उनको देखकर जो चित्रगुप्त जी हैं वो भी कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये कह के भी वो कटाक्ष कर रही हैं व्यंग्यात्मक रूप में। आगे है, अंत में लेखिका कहती है कि उनकी किसी भी बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया, यानी कि जो चंद्रदेव हैं उन्होंने क्या कहते हैं महिला कहानीकार की किसी भी बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। आगे महिला कहानीकार कहती हैं राजेंद्र वाला घोष की फुर्सत निकालकर अमावस्या के समय ही आ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे वो फिर से कटाक्ष कर रही हैं कि हे चंद्रदेव, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या का जो समय रहता है उस समय तो आप दिखाई देते ही नहीं हो देश आसमान में। तो आप ऐसा कीजिएगा, वो फुर्सत का समय है तो आप उस दिन अमावस्या के समय ही थोड़ा सा फुर्सत का समय निकाल कर आ जाइएगा यहाँ की विसंगतियों को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे राजे लेखिका कह रही हैं कि कहानी में वृद्ध, यहाँ पे वृद्धि नहीं है वृद्ध है, तो वृद्ध लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप का संकेत है। कहानी में जो वृद्ध लोग हैं उनके अनावश्यक हस्तक्षेप का संकेत भी लेखिका ने कहानी में दिया है। आगे है कि शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा और उससे संबंधित सुविधाओं का असमान वितरण पर व्यंग्य है। तो वो कैसी व्यवस्थाएं हैं जो शिक्षा व्यवस्था की है, उनका वर्णन कैसे किया है लेखिका ने कि प्रमोशन के लिए चापलूसी और घूसखोरी को जरूरी बताया गया है। तो जो प्रमोशन है, प्रमोशन के लिए जैसे हमें पदोन्नति के लिए जो चापलूसी और घूसखोरी होती है, जैसे कि खुशामदी रखना अपने सीनियर से और उसको पैसे देकर अपना काम कराना, प्रमोशन कराना, ये सब लेखिका ने यहाँ पर जरूरी बताए हैं। आगे कह रही है कि उच्च पदों पर अच्छी शिक्षा प्राप्त लोग नहीं पहुंचते। लेखिका कह रही है कि जो उच्च पद हैं उन पर जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं वो नहीं पहुंचते, बल्कि चापलूसी करने वाले आसानी से पहुंच जाते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये लेखिका का कहानी के संदर्भ में कि ये आज की व्यवस्था भी है। जो अच्छे शिक्षित लोग हैं वो यूं ही हैं, और जो चापलूसी करते हैं या पैसा देते हैं, जैसे कि सॉल्वर वगैरह पकड़े जाते हैं, तो उन सब से वो लोग नौकरी पा जाते हैं। लेकिन जो अच्छी मेहनत करने वाले लोग हैं वो नौकरी नहीं पाते, या जो जिस पद के योग्य है वो उस पद पर नहीं पहुंच पाता, उससे नीचे ही रह जाता है। और उस उच्च पद पर या उसके स्थान पर कोई नौसिखिया या जो घूस से चापलूसी से पैसा देकर जो जाता है वो उस स्थान को प्राप्त कर लेता है। अगली है, कहानी में नारी की स्थिति का जिक्र बिजली के माध्यम से किया गया है। महत्वपूर्ण है, लेखिका ने नारी की स्थिति का जिक्र किसके माध्यम से अपनी कहानी में किया है, तो ये बिजली के माध्यम से किया है। बढ़ते हैं आगे कहानी में।
आगे है यहाँ पर लेखिका होगा, थोड़ी सी मिसप्रिंट रही है जल्दी में, क्योंकि परीक्षा है इसीलिए जल्दी में लिखा है। तो लेखिका कहानी में सत्ता को चुनौती भी देती है। तो जो राजेंद्र बाला घोष हैं, ये कहानी में जो शासन सत्ता होती है उसको भी चुनौती देती हैं। और चुनौती किस प्रतीक रूप में देती हैं, देखते हैं कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा में और सूर्य पर ग्रहण लगता है। तो लेखिका कह रही हैं कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा में और सूर्य पर ग्रहण लगता है। तो उन्होंने ये व्यंग्य रूप में दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले कथन की ओर। अगला है, लेखिका ने संकेत किया है कि जनता में जागृति आ गई है और अंग्रेजों की सत्ता अब नहीं टिक सकेगी, क्योंकि जो आपके लॉर्ड कर्जन थे उनको जाना था, आपको पता है 1904 से 1905 ही वो दूसरी बार रह पाते हैं। तो उसी में उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता है उसमें जागृति आ गई है, यानी कि वो सचेत हो गए हैं, उनकी जो सोच विकसित हो गई है, वो समझना शुरू कर दिए हैं कि हम अंग्रेजों से दबते चले जा रहे हैं और अंग्रेजों की सत्ता अब नहीं टिक सकेगी। तो अंग्रेजों की जो सत्ता है वो अब नहीं टिक सकेगी, यानी कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़कर जाना ही होगा। आगे देखते हैं, राजेंद्र बाला घोष की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हमें बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का स्मरण कराती है। तो जैसे शिव शंभू के चिट्ठे में बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए उसमें व्यंग्य किए थे, आपने सभी ने देखी है, इंटर में भी वो लगी हुई है। तो उसी के आधार पर राजेंद्र बाला घोष जी ने भी अपनी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें लिखी है। यह उसी के आधार को रूपायित करती है। जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, ये शिव शंभू के चिट्ठे जो निबंध है उसको ही चित्रित करती है। आगे है, पात्र देख लेते हैं। कहानी में पात्र न होकर भगवान चंद्रदेव को संकेत करके लेखिका ने पत्रात्मक रूप में कहानी कही है। तो ये जो कहानी है ये पत्रात्मक रूप में कहानी कही है लेखिका ने, और किसको संबोधित करके कही है, भगवान चंद्रदेव को संकेत करके ये कहानी कही है। बढ़ते हैं अगली कहानी में। पहली कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ त्रुटियां हो गई हैं टाइपिंग में, तो चूंकि जल्दी में लेके आ रहे हैं तो इतनी टाइप मिस्टेक हो गई हैं, तो आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी है हमारी दूसरी, ये भी राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है, दुलाई वाली विधा कहानी है इसकी भी। इसकी लेखिका भी राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला है। आगे है, दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इनकी ये दोनों कहानियों का प्रकाशन एक का 1905 और एक का 1907 में आपका हुआ है। आगे देखते हैं, दुलाई वाली, ये जो दुलाई वाली शब्द है इसका क्या अर्थ है? कपड़े की मोटी चादर जिसे नव विवाहिता औरत के घूंघट करती है। जो नव विवाहिता औरत होती है वो घूंघट करती है, जो पर्दा करती है, मुंह को ढकती है, उस चादर को या उस पर्दे को दुलाई वाली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहानी की रूपरेखा निम्नलिखित है। देखते हैं कहानी की रूपरेखा में क्या क्या है। इस कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो दुलाई वाली। कहानी में हास्य सृजन से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत चित्रण किया गया है। तो ये जो कहानी है दुलाई वाली, इसमें मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत चित्रण किया गया है। कला की दृष्टि से यह कहानी अत्यंत प्रौढ़ है। तो दुलाई वाली की जो कहानी है ये कला की दृष्टि से अत्यंत प्रौढ़ है। आगे है, कहानी में काशी और इलाहाबाद के आसपास के जनजीवन तथा स्त्री पुरुष की सोच, उनके मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, काशी से इलाहाबाद तक की जो कहानी का वर्णन है वो किस कहानी में है? तो दुलाई वाली कहानी में है। और वहां के आसपास का जो जनजीवन है, क्षेत्रीय जीवन है, और वहां पे स्त्री पुरुष की जो मानसिकता है, सोच है, उसका चित्रण भी बंग महिला ने अपनी दुलाई वाली कहानी में किया है। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में समाप्त होती है।
तो किस कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में समाप्त होती है? तो ये आपकी दुलाई वाली कहानी में है। आगे है, यह कहानी नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। तो इसमें जो नवल किशोर है वो अपने क्या कहते हैं मित्र के साथ, वंशीधर के साथ रेल में जब बनारस से इलाहाबाद आते हैं या काशी से इलाहाबाद आते हैं, उस समय का वर्णन इसमें कहानी में मिलता है। ये पूरी कहानी वंशीधर जब नहा के आ जाते हैं उसके बाद में इलाहाबाद तक आने की कहानी है। कहानी के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं। चर्चा करते हैं कहानी के पात्रों पे। तो कहानी के जो पात्र हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है वंशीधर। वंशीधर कौन है जानते हैं? यह कहानी का मुख्य पात्र है। यह इलाहाबाद का रहने वाला है। वंशीधर कहाँ का रहने वाला है? इलाहाबाद का है। कहानी के प्रारंभ में यह बनारस अपनी ससुराल में आया हुआ होता है। तो कहानी का जब प्रारंभ होता है तो जो आपका ये वंशीधर है ये बनारस में आया हुआ होता है और बनारस में इसकी ससुराल है। दूसरा पात्र है नवल किशोर। यह वंशीधर का ममेरा, मेरा नहीं है यहाँ पे, ममेरा है। ये वंशीधर का ममेरा भाई है, यानी कि वंशीधर के मामा का बेटा है। तीसरी पात्र है जानकी देई। जानकी देई जो है यह वंशीधर की पत्नी है, जो एक गृहस्थ महिला है, मतलब एक तरीके से हाउसवाइफ है। अगली पात्र है सीता। यह वंशीधर की साली है और जानकी देई की छोटी बहन है, जिसकी उम्र 10 वर्ष है। तो यह प्रश्न भी बन सकता है कि सीता कौन है? वंशीधर की साली, जानकी देई की बहन या नवल किशोर की बहन? कूट में ये प्रश्न बन सकते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखे चलिएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए क्षमा। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। अन्य पात्र जो हैं कहानी के देखते हैं। लाठीवान, वंशीधर की सास, वंशीधर का साला, इक्के वाला जो उनको लेके आता है, और नवल किशोर की पत्नी। ये सब इस कहानी के पात्र हैं दुलाई वाली के। आगे बढ़ते हैं। कहानी में कहे गए उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखते हैं क्या क्या उदाहरण है इस कहानी के। पहला है कि नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने में भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। तो ये पात्र हैं, ट्रेन में कहती हैं कि जो थोड़ी सी नाहक यानी कि थोड़ी सी विलायती यानी कि जो विदेशी चीज है उसको मोल लेने से, यानी कि पैसा खर्च करके उसको लेने से क्या फायदा, रुपए की बर्बादी ही की जाएगी। इससे अच्छा तो अगर देसी माल लेंगे, कोई भारत का बना हुआ जो भी है खाने पीने का या कोई खिलौना, उसको लेंगे तो उसका जो दाम है वो भारत में ही रहेगा। अगला है, ये दुलाई वाली कहानी की ही कथन है। अगला है, खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यह कथन लेखिका का है। ये कथन यहाँ पर लेखिका का है कहानी के संदर्भ में। अगला है, राजेंद्र वाला भूत की कहानी दुलाई वाली काशी बनारस से शुरू होकर इलाहाबाद में आकर समाप्त होती है। कहानी में बनारस के घाट से नहाकर चलते हुए वंशीधर, उनका ससुराल और उनके मेरे भाई का घर नवल किशोर का, तथा फिर इक्के वाले के माध्यम से रेलवे स्टेशन पहुंचना, वहां से ट्रेन की यात्रा करना और संपूर्ण कहानी उसी ट्रेन की घटनाक्रम पर आधारित है। यहाँ पर ये भूत शब्द गलत हो गया, यहाँ पर घोष है। आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हुई है, साथियों क्षमा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी के कथन थे। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेखिका के परिचय से। राजेंद्र वाला घोष उर्फ बंग महिला। इनका जन्म 1882 ईस्वी में मिर्जापुर जिले में, और मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनका जो निधन है वो 1912 ईस्वी में हुआ था। बहुत कम उम्र ये जी थी।
जीवित रही थी। अगला है, इनका जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था, क्योंकि जो घोष होते हैं वो बंगाली की तरफ के ही होते, बंगाल साइड के। तो ये एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है, राजेंद्र वाला घोष के बचपन का नाम रानी या चारूबाला था। इनका जो विवाह हुआ था वो पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। इनके पति का नाम पूर्ण चंद्रदेव था। राजेंद्र वाला घोष या कहें बंग महिला की मातृभाषा क्या थी, तो प्रश्न बन भी सकता है। तो इनकी मातृभाषा बंगाली थी। आगे है, बंगला भाषा में इनकी रचनाएं प्रवासिनी उपनाम से प्रकाशित होती थी या छपती थी। तो प्रवासिनी उपनाम से किसकी रचनाएं छपती थी, तो ये बंग महिला की। इनकी रचनाएं देख लेते हैं अब आगे बढ़ के। इनकी रचनाओं में है, पहली है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 या 5, दुलाई वाली 1907, इसके बाद है भाई बहन 1908 में, हृदय परीक्षा 1915 में। निबंध में देख लेते हैं इनके, गृह चर्चा, संगीत और सुई का काम, स्त्रियों की शिक्षा, हमारे देश में स्त्रियों की दशा आदि जो है ये इनके निबंध संग्रह हैं। आगे है इनकी रचनाओं का एक संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में कुसुम संग्रह नाम से 1911 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। दूसरा है इनका महत्वपूर्ण तथ्य कि बंग महिला ने रामचंद्र शुक्ल जी की प्रेरणा से हिंदी में लेखन शुरू किया था। तो यहाँ पे हम लोगों का समाप्त हुआ है। दोनों कहानी हमने संक्षिप्त रूप में इसकी रूपरेखा बांधी है। लेखिका का परिचय, जैसे कि बंग महिला ने किसकी प्रेरणा से लिखना शुरू किया, तो ये शुक्ल जी की प्रेरणा से इन्होंने लिखना शुरू किया है। तो प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में और भी इस तरह के अनेक प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ मुझे महत्वपूर्ण लगे। और पात्रों का भी विश्लेषण किया है। तो आज के लिए सॉरी, क्योंकि टाइपिंग एरर कुछ ज्यादा हुआ था, आगे ध्यान रखा जाएगा। जल्दी में वीडियो आ रही है, इसीलिए टाइपिंग मिस्टेक हुई थी। तो यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी हमसे तैयारी करवा पाई जाएगी हम वो तैयारी आपके लिए कराएंगे। जल्द ही लेके आ रहे हैं अगली 2 से 3 कहानियां कल सुबह आपके लिए। तो सभी का